मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को फिर से स्वागत है। हम जो है अब तक जो है गद्य भाग में पद्य भाग में से यानी स्पर्श भाग 1 का जो आपका पद्य भाग है उसके अंतर्गत जो तीसरी कविता है दोहे, इसका हम अध्ययन कर रहे थे और लगभग 11 दोहे थे, उसका हमने सविस्तार अध्ययन किया। रहीमदास यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से जो है हमें श्रृंगार की जो है नीति हो, भक्ति का ज्ञान हमें यहाँ पर दिया है और आप पाठकों को बहुत सारा इसमें संदेश जो है दिया हुआ है। तो हमने सविस्तार रूप से अध्ययन किया। आज हम इसी पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उस पर हम समग्र चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह 5 मार्क के लिए या 3 अंकों के लिए भी आ सकता है। पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? पहले जैसे क्यों नहीं होता? यदि आपको कैडेट्स अपने शब्दों में लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ मैं छोटा सा प्रयास किया है इन उत्तरों का। तो उत्तर इस प्रकार है, प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता। इसलिए उन्होंने धागे का उदाहरण दिया था। एक दरार मन में आ ही जाती है, ठीक वैसे जैसे कि धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता। यदि उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ ही जाती है। इस तरह इसका उत्तर जो है आपको लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? तो देखिए, दूसरा दोहा के अंतर्गत हमने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि लोग दुख की बात सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते। उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं अपितु यानी परंतु बेगौनों जैसा हो जाता है। यदि आप यही सब व्यथा वगैरह बताएंगे तो वे जो है मित्र के भांति जो है वो आपके पीठ के पीछे जो है मजाक उड़ाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा? उनके बजाय जो है सागर के बजाय जल को क्यों इन्होंने महत्व दिया है, जो कीचड़ युक्त जल को? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, रहीम ने सागर को धन्य इसीलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जल खारा होता है, पीने युक्त भी नहीं होता है, प्यासे की प्यास भी जो है नहीं बुझाता, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। उसकी तुलना में पंक का जल धन्य होता है क्योंकि उसे पीकर कीट पतंगे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। इसीलिए सागर के अपेक्षा जो पंकज है ना, कीचड़ जल ही बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें दर्शाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक को साधने से सब कैसे सद जाते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, एक परमात्मा को साधने से
अन्य सारे काम अपने आप सध जाते हैं, यानी कार्य हो जाना। ठीक है। कारण यह है कि परमात्मा ही सबको मूल है। जैसे मूल अर्थात जड़ को सिंचने से फल फूल अपने आप उग जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को साधने से अन्य सब कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर भक्ति का मार्ग भी जो है रहीम बता रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसमें जल नहीं होता है, सिंचन। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति, उसका ज्ञान भंडार ज़्यादा है तो वह ज्ञानी कहलाता है। कमल की मूल संपत्ति है जल। उसी के होने से कमल जीवित रहता है। यदि वह न रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता। सूर्य बाहरी शक्ति है, जल भीतरी शक्ति है। इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। इस तरह इसका उत्तर जो है आपको लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवध नरेश यानी अयोध्या के राजा को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है इस प्रकार। अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास भोगना था, यानी व्यतीत करना था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला। इस तरह जो है आपको इसका उत्तर लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? इसका उत्तर इस प्रकार है। नट स्वयं को समेटकर सिकोड़कर, नट यानी यहाँ पर जो है नायक, फिल्म का नायक कह लीजिए, सिकोड़कर तथा संतुलित करने के कारण, और नट का और एक होता है कुशल बाजीगर, कारण कुंडली में से निकल जाता है और तार पर चढ़ जाता है। इस तरह जो है आपको उत्तर जो है लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोती मानुष चून, मोती यानी मोती है, मानुष यानी मनुष्य है, चून यानी आटा के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है, एक अर्थ है चमक। रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान। रहीम का कथन है कि आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। और एक अर्थ है चून के संदर्भ में पानी का महत्व सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। बिना पानी के आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए वहाँ पानी का होना अनिवार्य है। इस तरह आप जो है उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भाव, यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है एक वाक्य दिए गए हैं, उसका भाव जो है स्पष्ट हमें करना है। पहला वाक्य है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इसका भाव इस प्रकार है। भाव यह है कि प्रेम का बंधन अत्यंत नाजुक होता है। इसमें कटुता आने पर मन की मलिनता कहीं ना कहीं बनी रह जाती है। प्रेम का यह बंधन टूटने पर सरलता से नहीं जुड़ता है। यदि जुड़ता भी है तो इसमें गांठ पड़ जाती है। इस तरह जो है आपको उत्तर लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रहीमन मूल ही सचिबो, फुलाई फलाई अगाए। इसका भाव इस प्रकार है। भाव यह है कि किसी पेड़ से फल फूल पाने के लिए उसके तने, पत्तियों और शाखाओं को पानी देने के बजाय उसकी जड़ों को पानी देने से ही वह खूब हरा भरा होता है और फलता फूलता है। इसका अर्थ यही है कि यदि आप जड़ को जो है ठीक से अच्छे से पानी देंगे तो दिया जाए तो अपने आप जो है फल फूल जाएंगे। इसी तरह एक समय में एक ही काम करने पर उसमें सफलता मिलती है। इस तरह आपको लिखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धीरग दोहा अरत के आकर थोरे आई। इस वाक्य का भावार्थ इस प्रकार है। पंक्ति का, क्षमा कीजिए वाक्य नहीं, यह सभी जो हैं पंक्तियां हैं। ये जो एक पंक्ति का भाव इस प्रकार है कि किसी वस्तु का आकार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्व होता है उसमें निहित अर्थ का, यानी उसमें जो अर्थ कौन सा छिपा हुआ है। दोहे का महत्व इसीलिए है कि वह कम शब्दों में गूढ़ अर्थ समेट रहता है। अगला पंक्ति है, नाद रिजी तन देत मृग नर धन हेत समेत। इसका भाव इस प्रकार है। भाव यह है कि प्रसन्न होने पर मनुष्य ही नहीं पशु भी अपना तने तक दे देते हैं, परंतु कुछ मनुष्य पशुओं से भी बढ़कर पशु होते हैं। वे धन के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। ठीक है, इस तरह जो है इसका भावार्थ है। अगले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। सुई और तरवारी यानी तलवार है। इसका भाव इस प्रकार है। भाव यह है कि वस्तु की महत्ता उसके आकार के कारण नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण होती है। छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है उसे तलवार नहीं कर सकती है। इस तरह इसका भाव दिया गया है। अगला पंक्ति हम देखेंगे। पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है। भाव यह है कि मनुष्य को सदैव पानी बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी एक तो चमक है, जाने पर मोती साधारण पत्थर सी रह जाती है। पानी यानी इज्जत, जाने पर मनुष्य स्वयं को अपमानित सा महसूस करता है। और पानी यानी जल न रहने पर आटे से रोटियां नहीं बनाई जा सकती। इस तरह इसका भाव का
अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है वो आपको बताना है, यानी किस तरह अभिव्यक्त यानी उसका अर्थ बताया गया है। जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। हमें पंक्तियों में लिखना है। कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती। इसे पंक्ति में लिखना है रहीमदास द्वारा। बिगड़ी बात बने नाही, लाख करई किन कोय, इस तरह। तीसरा है, पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। तो इसका जो है पंक्ति इस तरह बनेगी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, मैं जो है सीधा उसका उत्तर जो है लिखा हुआ है। उदाहरण है कोय, उसे हम अभी के जो है किस तरह लिखते हैं, कोई। जे का जो है जो होता है। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे अन्य शब्द दिए गए हैं। जो यानी जैसे। कुछ का अर्थ होता है कुछ का अर्थ होता है कचू। नहीं का अर्थ है नहीं। कोई का किस तरह लिखा जाता है, कोई। धनी, धनी इस तरह लिखा जाता है। उसी प्रकार आखर यानी अक्षर को कहा जाता है। जीय यानी जी। थोड़े यानी थोड़े। होय का अर्थ होता है होना। माखन, इसे हम किस तरह बुलाते हैं अभी, मक्खन। तरवारी जो है हम अब उसे तलवार कहते हैं। सिंची बो यानी सिंचाई करना। मूल ही का जो है किस तरह लिखते हैं, मूल। पियत यानी पीना होता है उसे। पियासु यानी प्यास। इस तरह जो है आपको उच्चारण या लिखना होता है। इस तरह आज हमने जो है रहीम के दोहों का विस्तृत अध्ययन के साथ साथ उसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर भी हमने समग्र चर्चा किया है। मैं आशा करता हूँ कि यह जो कविता है आपको समझ में आई होगी। प्रश्नोत्तर जो है आपके नोटबुक में, एक नए नोटबुक में जो है पद्य भाग बनाकर जो है इस कविता के प्रश्नोत्तर को इस वीडियो देखते देखते आप पॉज करके जो है इस प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।